हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगस क्लासेज में। मैं दीपक यादव। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, कुशल होंगे, आशा करता हूँ मजे में होंगे, मस्त होंगे, गर्मियों की छुट्टियां भोग रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा 5 चैप्टर चल रहा था, अम्ल, क्षारक और लवण। कल की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, समझाइए। तो आज हम समझाते हैं क्या होती है, कौन सी कैसी होती है। देखो, अधात्विक ऑक्साइड पहले तो ये समझे कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होता है। अधात्विक ऑक्साइड होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब कैसे ऑक्साइड होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। आज हम इनकी प्रकृति के बारे में पूछे हैं कि प्रकृति कैसी होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे सर, अ से अधात्विक, अ से अम्लीय। क्यों होती है? क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। और लवण और जल तो उदासीनीकरण में भी बन रहा था। तो सेम वैसे ही अगर दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन करें तो अधात्विक ऑक्साइड ठीक वैसी ही अभिक्रिया कर रहे हैं जैसे अम्ल क्षारक के साथ कर रहे थे। ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करके भी क्या बना रहे थे? लवण और जल बना रहे थे। सेम वैसे ही अम्लीय जो अधात्विक प्रकृति के या अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो भी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे? क्या बना रहे हैं? लवण और जल बना रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। देखो, दो चीज होती है, क्षार और क्षारक। क्षार तो क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाए। ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाए, ऐसे क्षारकों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, पानी में घुलने वाले जितने भी क्षारक हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्षारक या क्षार कहेंगे। ठीक है, याद रखना सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि पानी में घुलेंगे जो क्षारक वो क्षार कहलाएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो जरूरी नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास। कॉपर ऑक्साइड एक सॉल्यूशन फॉर्म में है, विलयन के रूप में है। इसकी अभिक्रिया अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा दें तो क्या परिणाम होंगे? बात समझ में आई? क्वेश्चन ये है कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देंगे तो क्या परिणाम होंगे? ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर यहाँ पर धातु है, मेटल है, कॉपर धातु है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड है। इसके विलयन का जो रंग है, जैसे ही इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही डालेंगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। और कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है? नील हरित रंग होता है। रंग वाले क्वेश्चन पहले भी आपके 10th बोर्ड में पूछे गए हैं, अब और पूछने के आसार है। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाएगा? नील हरित रंग का हो जाएगा, और जो कॉपर ऑक्साइड था वो घुल जाएगा। अब रिएक्शन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएंगे तो लवण बनेगा। लवण कौन सा बनेगा? कॉपर क्लोराइड लवण बनेगा। और कॉपर क्लोराइड के लवण बनने के कारण पूरे सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हरा रंग हो जाएगा। दोनों रंगों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा, साथ में जल का अणु बनेगा। ठीक है, फिर से देखो, कॉपर ऑक्साइड का विलयन का रंग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते ही नील हरित रंग का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? नीले हरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही आंसर है एक तो, क्योंकि आपने नोट किया होगा या पुराना पेपर देखे होंगे तो वहां पर साफ दिखाई देता है कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। तो
अम्लीय विलयन विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक या कुचालक? सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं सुचालक? ये जब भी किसी भी चीज की सुचालकता और कुचालकता की बात की जाए तो इसका संबंध होता है सीधा साधा आयनों से। किससे संबंध होता है? आयनों से। अगर उसमें आयन होंगे, गति करने के लिए फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, गति करेंगे, तो वो विद्युत के सुचालक होंगे। अगर आयन गति करने के लिए फ्री नहीं होंगे तो वो विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ पर हम बात करें अम्ल को, जैसे ही विलयन या अम्लीय विलयन जो भी होंगे उसमें आयन देंगे, एक तो धनायन देगा और एक ऋणायन देगा। ठीक है। आर्यनियस ने कहा था, आर्यनियस ने क्या कहा था कि जो भी अम्ल होंगे वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो H प्लस आयन देंगे तो नेगेटिव आयन भी देंगे, ऋणात्मक आयन भी देंगे। इसका मतलब ये है कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन यानी कि धनायन और ऋणायन दोनों देते हैं। तो दोनों आयन क्या होते हैं? गति करते हैं, और इस गति के कारण ही जो विलयन होगा वो कैसा होगा? विद्युत का सुचालक होगा। छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा था कि आसुत जल था, आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके देख रहे थे, नहीं हो रही थी। तो नहीं हो रही थी तो उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला दिया, तो नींबू का रस मिलाते ही वो विद्युत का सुचालन करने लगता है। तो वो इसीलिए करता है। ठीक है। आगे हेडिंग आई है अपने पास तनुकरण। तनुकरण किसे कहते हैं? तो अम्ल या क्षारक में जब जल मिलाया जाता है, पानी मिलाएंगे किसी भी चीज में। अब किसी भी चीज में पानी मिलाने से क्या फर्क पड़ेगा? मान लो आपके पास 1 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया, तो अब सॉल्यूशन कितना हो गया? 2 लीटर का। लेकिन अगर हम प्रति इकाई आयतन की बात करें, प्रति 1 लीटर की बात करें, कोई आपको 1 लीटर दूध दे रहा है, उस पानी वाले सॉल्यूशन में से निकाल कर, तो आपके पास दूध कितना आ रहा है? आधा लीटर आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर से समझो, 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, दोनों को मिला दिया तो टोटल सॉल्यूशन 2 लीटर। अगर आपको प्योर दूध देना था तो 1 लीटर दूध आपके पास आता। अब उस 2 लीटर में से अगर कोई 1 लीटर भर के आपको दे रहा है तो आपके पास दूध कितना आ रहा है? केवल आधा लीटर दूध आ रहा है। इसका मतलब दूध की सांद्रता में कितनी कमी आई? प्रति इकाई आयतन में क्या आ गई? कमी। इकाई आयतन का मतलब 1। ठीक है। सेम वैसे ही तनुकरण की परिभाषा है कि अम्ल और क्षारक में पानी मिलाएंगे तो जल मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है? आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस पानी मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब तनुकरण कैसी अभिक्रिया होती है? तनुकरण तीव्र उष्मा से भी अभिक्रिया होती है। तीव्र उष्मा से भी अभिक्रिया का मतलब जब भी इनको मिलाया जाएगा ये बहुत तेज गर्म होगा, इतना गर्म हो जाता है कि धुआं निकलने लग जाता है। और कभी कभी अगर एकदम से मिला दें, एकदम से मिला देंगे तो इतना तेज गर्म हो जाता है कि ये जिस बर्तन में या जिस उपकरण में हम इनको मिला रहे हैं उसको भी तोड़ सकता है, या फिर उसमें से उफन कर असंतुलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है। तो इसको मिलाने से पहले हमें बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है। कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ती है? सबसे पहले तो अम्ल में कभी पानी नहीं मिलाते, पानी में बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाया जाता है। पानी में बूंद बूंद करके अम्ल को मिलाएंगे और साथ में मिलाने के साथ ही उसको हिलाया जाता है। इसे हिलाने से क्या होगा? हिलाने से ये होगा कि विलयन अगर गर्म होगा तो वो थोड़ी सी देर में वापस ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सावधानियां हमें रखनी पड़ती है। ठीक है। उतारो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, सीधे साधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। ओके।
तनुकरण के समय सावधानियां समझ ही ली हमने कि इसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, इसको विलयन को हिलाते रहना चाहिए। एकदम से अगर हम इसको मिला देंगे तो विलयन की जो होगा वो इतना गर्म हो जाएगा कि बीकर को भी तोड़ सकता है और या फिर उपन के बाहर आ जाएगा, उछट जाएगा, ओपन के बाहर आएगा। तो जो भी ये कर रहा है तनुकरण, ये उसको शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, उसको जला सकता है। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लगाना है आपको। वो नोट क्या है? हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र। अभ्यास में बहुत सी बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने के आसार है। ठीक है। हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3O+। कैसे आता है? H2O में जब H+ आयन जुड़ेगा, H+ आयन जुड़ते ही क्या बनाएगा? H3O+। हाइड्रोजन दो और एक 3 हो गए। ये पहले उदासीन था, इसमें एक आयन और जुड़ गया तो प्लस आयन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक अपने आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एजिटिज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, पर निम्न में से कौन सा प्रबल सारक है और निम्न में से कौन सा दुर्बल सारक है। ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछने हैं वो पूछेगा, लेकिन पढ़ते वक्त आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा तब तक वो चीज आप याद नहीं कर पाओगे। हर एक वर्ड यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन देंगे। ऐसे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कौन से आयन उत्पन्न करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अब हम pH वाले में पढ़ चुके हैं कि अधिक संख्या में H+ आयन अगर उत्पन्न करेंगे तो जितने ज्यादा H+ आयन उत्पन्न करेंगे उनकी pH उतनी ही कम होगी। पुराने वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर या फिर जिनकी pH क्या होती है? बहुत ही कम, 0 या 0 के आसपास होती है, ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से होते हैं प्रबल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, ये व्यक्ति की चमड़ी में जलते ही, चमड़ी के या अपने टच में आते ही अपने को जला देते हैं, इतने प्रबल होते हैं। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूले सहित याद करने हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा तो वो नाम के साथ साथ या फॉर्मूला भी ऑप्शन में दे सकता है, 100% फॉर्मूला देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है। अब बारी आती है दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल जस्ट इसका उल्टा, जो कम संख्या में H+ आयन देंगे या फिर उनकी pH इनके मुकाबले ज्यादा होगी। ज्यादा होने का मतलब 2 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो इनकी जो pH होती है प्रबल अम्लों की तुलना में तो अधिक होती है, किंतु ध्यान रखना 7 से हमेशा कम होती है। ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? फॉर्मिक अम्ल, या फिर अगर ओरिजिनल नाम पढ़े इसका तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH। फॉर्मिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि फार्मा यानी कि लाल चींटी से इसको प्राप्त किया जाता है। मेथेनोइक अम्ल आगे हम पढ़ेंगे, 2-3 चीजों में होता है, चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और नेटल पौधे के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला CH3COOH। आगे प्रबल सारक, दुर्बल सारक भी होते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? देखो, प्रबल सारक कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। सोडियम और पोटेशियम का याद रखना, बहुत तेज अभिक्रियाशील धातुएं हैं, तो इनकी वजह से ये सारक भी कैसे होंगे? प्रबल होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 दुर्बल सारक। दुर्बल सारक जिसका उपयोग एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है।
दुर्बल क्षारक जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है, कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा सिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। द एंटासिड क्या होते हैं पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, बने रहे हमारे साथ, तार लीजिए।